Hello student, today in this video we will discuss about the nature and purpose of business. Our first chapter, class 11, subject business study. In this video we will learn about the commerce. What is commerce exactly? In last video हमने पढ़ा था कि जो हमारा बिजनेस होता है वो टू कैटेगरीज से को बिलोंग करता है। पहली कैटेगरी थी हमारी इंडस्ट्रीज और दूसरी कैटेगरी थी हमारी कॉमर्स। तो इंडस्ट्रीज के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द कॉमर्स। व्हाट इज एग्जैक्टली कॉमर्स? कॉमर्स क्या है? इसमें कह रहा है ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग आर पार्ट ऑफ कॉमर्स। मतलब वो सारी एक्टिविटीज जो रिलेटिंग टू बाइंग एंड सेलिंग, खरीदने और बेचने से रिलेटेड हो, या फिर और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग आर पार्ट ऑफ कॉमर्स। या तो वो उसमें फैसिलिटेट कर रही हो, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही हो किसको, गुड्स को बाइंग एंड सेलिंग करने में। ठीक है, तो ये क्या है? कॉमर्स का पार्ट है। ये वहां पर हमारा क्या था, जब हम मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो रहे थे तो हमारा किसका था? इंडस्ट्रीज का पार्ट था। लेकिन जहां पर मैंने बताया था, जहां पर इंडस्ट्रीज का पार्ट खत्म हो जाता है वहां पर कॉमर्स का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ऐसे कह रहा है, आगे कह रहा है इसमें कॉमर्स एक्ट एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। जो कॉमर्स है वो एक लिंक की तरह काम करता है, दोनों को जोड़ता है। किसको? एक प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को। ठीक है, टू इंश्योर इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। टू इंश्योर इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स का मतलब है कि जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो एक इफिशिएंट वे में हो रहा है, एक प्रॉपर वे में जा करके हो रहा है। इसमें अगर कॉमर्स इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। कॉमर्स दो तरह की एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करता है। नंबर वन है हमारा, जैसे इसमें कॉमर्स नंबर वन ट्रेड, नंबर टू एक्सोलरी टू ट्रेड। हम पहले बात कर लेते हैं ट्रेड। ट्रेड एग्जैक्टली क्या है? ट्रेड में जैसे मैंने बताया था बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स जो है वो हमारा ट्रेड को बिलोंग करता है, ट्रेड से रिलेटेड होता है, जहां पर हम गुड्स को सेल्स और परचेज करते हैं। ठीक है, तो जब हम सेल्स और परचेज में इन्वॉल्व हो रहे हैं इट मीन्स हम ट्रेड में इन्वॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब आता है इसी का, टाइप्स ऑफ ट्रेड। अब ट्रेड कितने तरीके के होते हैं? पहला ट्रेड है हमारा इंटरनल और डोमेस्टिक ट्रेड। दूसरा ट्रेड है हमारा एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड। अब पहले बात कर लेते हैं हम अबाउट द इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड एग्जैक्टली क्या है? इंटरनल ट्रेड हमारा वो ट्रेड है जो एक विद इन द बाउंड्री किया जाता है। मतलब एक बाउंड्री के अंदर, जो एक जोग्राफिकल बाउंड्री है, उस जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो बिजनेस किया जाता है वो कॉल्ड किया जाता है हमारा ट्रेड। ठीक, इंटरनल ट्रेड। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लें इंडिया। अगर हम सारा कोई भी बिजनेस इंडिया के किसी भी कोने में कर रहे हैं तो वो हमारा इंटरनल ट्रेड कॉल्ड किया जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है हमारी एक्सटर्नल ट्रेड की। एक्सटर्नल ट्रेड एग्जैक्टली क्या है? एक्सटर्नल ट्रेड वो ट्रेड है जो कि बियॉन्ड द बाउंड्रीज जा करके वर्क करता है। मतलब कि हम विदेशों में जा करके फॉरेन कंट्रीज से बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, हमारा बिजनेस फॉरेन कंट्रीज में है तो वो कॉल किया जाएगा हमारा एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। क्लियर है? अब हमने जो हमारा इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड है इनको भी कैटेगराइज किया हुआ है। जो इंटरनल ट्रेड है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन है हमारा होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड एग्जैक्टली क्या है? होलसेल ट्रेड हमारा वो ट्रेड है जिसमें एक बिजनेसमैन एक बल्क मात्रा में, बड़ी मात्रा में बिजनेस का सेल्स और परचेजिंग करता है, तो वो हमारा होलसेल ट्रेड है। यहाँ पर जो गुड्स सोल्ड किया जाता है वो ये फैसिलिटेट करता है टू द रिटेलर्स। रिटेलर्स कौन होते हैं? जो छोटी छोटी क्वांटिटी में गुड्स को मार्केट में सेल आउट करते हैं या जो कस्टमर्स को पहुंचाते हैं वो रिटेलर्स कॉल किए जाते हैं। और होलसेलर्स कौन होते हैं? जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेज करके रिटेलर को फैसिलिटेट करते हैं, वो होलसेलर कॉल किए जाते हैं। ठीक है, होलसेलर का काम क्या होता है? होलसेलर गुड्स लेगा किससे? टू द मैन्युफैक्चरर या फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। ये गुड्स लेगा मैन्युफैक्चरर से और टू फैसिलिटेट टू द रिटेलर्स को फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, अब रिटेलर्स कौन होते हैं? रिटेलर्स वो लिंक है, रिटेलर्स होलसेलर मैन्युफैक्चरर के बीच का एक और कस्टमर के बीच का एक लिंक है। ठीक है, रिटेलर क्या होता है? रिटेलर डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है विद द कस्टमर। जो कस्टमर्स होते हैं उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है और जो गुड्स सेल आउट होता है
थ्रू द रिटेलर्स ही कस्टमर्स तक पहुंचता है, ठीक है। होलसेलर का क्या काम है, होलसेलर बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चरर्स से गुड्स ले लेगा और वो किसको फैसिलिटेट करेगा, टू द रिटेलर्स को, ठीक है। अब रिटेलर्स वही गुड्स स्मॉल क्वांटिटी में किससे परचेज करते हैं, फ्रॉम द होलसेलर्स। होलसेलर से वो रिटेलर्स स्मॉल क्वांटिटी में 10 क्विंटल ले लिया, 5 क्विंटल ले लिया, 1 क्विंटल ले लिया, 2 क्विंटल ले लिया, जैसी उनकी बिजनेस है उसी बिजनेस की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसका वो होलसेलर से परचेज करते हैं, ठीक है। तो ये आगे बात हो गई हमारी होलसेलर और रिटेलर की। अब बारी आती है हमारी फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड में को भी हम 3 कैटेगरीज में, या एक्सटर्नल ट्रेड को भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक्सपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब हम अपने देश से गुड्स को दूसरे देश में भेज रहे हैं, वो कॉल्ड किया जाएगा हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड, ठीक है। इंपोर्ट ट्रेड, बाहर से हम गुड्स को अपने देश में लेकर के आ रहे हैं, वो हमारा इंपोर्ट ट्रेड कॉल्ड किया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड हमारा वो ट्रेड होता है जो एक देश से गुड्स लिया और उसको उठा करके दूसरे देश में बेच दिया, ठीक है। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है कि एक जगह से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी जगह उसको एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो वो कॉल किया जाता है हमारा इंटरपोर्ट ट्रेड, ठीक है। अब बारी आती है हमारी एक्सक्लूसिव ट्रेड। एक्सक्लूसिव ट्रेड मींस सर्विसेज टू फैसिलिटेट ट्रेड। अब मैंने जैसे बताया था कि जो हमारा एक्सक्लूसिव ट्रेड है, ये जब हमारा जहां पर कॉमर्स का जो वर्क है, जो होलसेलर या रिटेलर्स का वर्क खत्म हो जाता है, तो वहां से हमारा ये काम कॉमर्स का वर्क स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे फैसिलिटेट करता है टू द इंडस्ट्रीज और टू द अदर्स, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन क्या का रोल क्या है कि जब मैन्युफैक्चरर अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, अब गुड्स का कंजम्पशन जरूरी तो नहीं है कि एक ही पार्टिकुलर एक ही प्लेस पर होगा, तो वो मैन्युफैक्चरर क्या चाहेगा, उसका गुड्स ओवरऑल इंडिया या ओवरऑल बहुत सारे जगह पर कंजम्पशन हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क उसमें यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, यहाँ पर चाहे वो हमारा होलसेलर हो, रिटेलर हो, कंज्यूमर हो, किसी से भी कम्युनिकेट करना है। अब कोई भी चीज, मान लो मैं मैन्युफैक्चरर कर रहा हूं, मैंने कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चरर किया, अब मैंने कोई भी गुड्स को मैन्युफैक्चर किया, तो मैं उस गुड्स को कैसे लोगों को तक बताऊंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मैं जब तक किसी को कम्युनिकेट नहीं करूंगा, जब तक मैं किसी को बताऊंगा नहीं, तब तक लोग मेरी चीजों के बारे में अवेयर नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये एक कम्युनिकेशन पार्ट हो जाता है, हम उस चीज के बारे में उस लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस, अब ये कैसे कॉमर्स के बेसिस पर ये कैसे हेल्प करता है, जो मैन्युफैक्चरर हुए, होलसेलर हुए या कोई भी पर्सन हुआ, ऐसा तो है नहीं कि जितने उनकी कैपिटल है उतनी कैपिटल लगा करके वो अपने बिजनेस को सेटअप कर ले रहे हैं और बिजनेस को वो करके चल रहे हैं, ठीक है। उनके लिए क्या है, टाइम टू टाइम फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो बैंकिंग है, अब बैंक का काम क्या होता है, बैंक का केवल काम ये नहीं होता है कि पैसे को डिपॉजिट करना और पैसे को विड्रॉल कराना, यही काम केवल बैंक का नहीं होता। बैंक क्या करती है, अदर वे में भी इन्वॉल्व होती है, जिससे कि वो फैसिलिटेट करती है, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, किसको, टू द होलसेलर, रिटेल क्या नाम, मैन्युफैक्चरर, इन सारे लोगों को एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। अब आता है इसी का फाइनेंस। बैंकिंग का क्या है कि बैंकिंग का रोल, अब ये फाइनेंस क्या है, अब इसी तरह से कुछ ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कि क्या करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं, फंड प्रोवाइड कराती हैं, जिसके बेसिस पर वो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को प्रॉपर वे में स्मूथली रन कर सकते हैं, उनको पैसे की कमी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एग्जैक्टली क्या है, इंश्योरेंस से क्या है, जब हम कोई भी बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, हमने बड़ा सेटअप लगा रखा है, बिजनेस वो कर रखा है, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं हमें एक रिस्क रहता है, ठीक है। तो वो जो रिस्क हमें रहता है, उस रिस्क को हम किस तरह से अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, उस रिस्क से हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं थ्रू द इंश्योरेंस। हम अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा लें, हम अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा लें, हम अपनी मशीनरी का इंश्योरेंस करा लें, जिससे हम अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस जो है वो हमारे बिजनेस को फैसिलिटेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग क्या है, कोई भी पर्सन है, मैन्युफैक्चरर है, वो क्या कर रहा है, अपने गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करके रखे हुआ है, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग करके रखा हुआ है,
तो जरूरी तो है नहीं वो गुड्स तुरंत के तुरंत उसका कंजम्पशन हो जाएगा, उसको स्टोर करने के लिए। क्यों? क्योंकि जहां पर पॉइंट आ जाता है हमारा डिमांड एंड सप्लाई वाला, ठीक है, कि जैसी डिमांड होगी उस हिसाब से हमें गुड्स को सप्लाई भी करना होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं कि आज डिमांड आई और तुरंत ही वो लेकर के इन्वॉल्व हो गया गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए और उसको तुरंत ही वो कर देगा। जैसे ही इसकी डिमांड आएगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको कहीं ना कहीं गुड्स को स्टोर करके भी रखना पड़ेगा। तो जो हमारा एक्सक्लूसिव ट्रेड है वो कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करता है टू द मैन्युफैक्चरर, टू द होलसेलर, कि वो बना के रखे एक लेवल, वो सिस्टम बना के रखे जिसके बेसिस पर गुड्स की जैसे ही डिमांड आए वो उसको इजीली सप्लाई कर दें, ठीक है। तो वो किसके बेसिस पर पॉसिबल हो सकता है? थ्रू द वेयर हाउसिंग के बेसिस पर पॉसिबल हो सकता है। तो ये थी ओवरऑल हमारे कॉमर्स के पार्ट, जिसमें ट्रेड, एक्सक्लूसिव ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वर्क है, ये ट्रेड का है, सर्विस टू फैसिलिटेट टू द ट्रेड, ये हमारा एक्सक्लूसिव टू ट्रेड हो गया। इसके हमने टाइप्स बताए थे, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को हमने होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक्सटर्नल ट्रेड को हमने इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट में डिवाइड किया था। उसके बाद हमने जो सर्विसेज दी एक्सक्लूसिव ट्रेड को 5 पार्ट में डिवाइड किया था, हमारा ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग। अब इसी का एक और पार्ट आता है हमारा रोल और फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। रोल और फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स का क्या रोल है, कॉमर्स का क्या फंक्शन है। हिंड्रेंस ऑफ पर्संस, हिंड्रेंस ऑफ पर्संस का मीन्स जैसा अभी मैंने बताया था कि जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर किया जा रहा है वो गुड्स क्या है, अब वो खुद के कंजम्पशन के लिए तो नहीं करेगा ना, वो किसके लिए करेगा? वो कंज्यूमर्स के लिए करेगा। अब कंज्यूमर्स कैसे मिलेंगे उसको? थ्रू द ट्रेड। जब ट्रेड में कोई बिजनेस इन्वॉल्व होगा तभी वो, क्योंकि ट्रेड का वर्क क्या था, मैंने बताया था, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ये ट्रेड का वर्क था, तो वो कंज्यूमर्स को भी तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो कॉमर्स है वो पर्सन्स की हिंड्रेंस को खत्म कर देता है, अवरोध को, बाधाओं को खत्म कर देता है कि पर्सन्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब हिंड्रेंस ऑफ प्लेस जैसा मैंने उसमें पॉइंट में बताया था कि जब कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो जाता है तो जरूरी थोड़े है कि उसका कंजम्पशन पर्टिकुलर एक ही जगह पे है। तो उस बिजनेसमैन क्या चाहता है, वो उसका एक पूरा ओवरऑल ज्योग्राफिकल, अगर हम उसमें इंटरनल ट्रेड में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो पूरे हम अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर तो कम से कम बिजनेस को लेके, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। हिंड्रेंस ऑफ टाइम, जैसा मैंने बताया था कि आज मुझे गुड्स की जरूरत है तो गुड्स मुझे तुरंत ही मैन्युफैक्चर करके थोड़े मैन्युफैक्चरर दे देगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। उस गुड्स को हम स्टोर करके ले लेंगे, स्पेयर में रख लेंगे कि जैसे ही उसकी गुड्स की डिमांड आएगी तो उसको हम उठा करके तुरंत ही फैसिलिटेट कर देंगे। तो ये हिंड्रेंस ऑफ टाइम, तो उसमें क्या होगा, हमें टाइम टेकिंग नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आया था हमारा हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब हिंड्रेंस से मीन्स तो सभी को क्लियर हो गया, हिंड्रेंस क्या है, अवरोध या बाधाएं, ठीक है। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, तो जो कॉमर्स है हमारा हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को भी खत्म करता है थ्रू द इंश्योरेंस। जैसा मैंने बताया था कि इंश्योरेंस हम करवा लेंगे तो उसके बेसिस पर क्या होगा, हमारा जो रिस्क है वो मैक्सिमम मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। इसमें मैंने बताया था कि जब भी कोई बिजनेसमैन है उसने अपने पैसा लगा रखा है तो जरूरी नहीं कि जितना पैसा उसने लगा रखा उतना ही उसके लिए सफिशिएंट हो, उसी से वो अपने आप बिजनेस को बहुत लंबा लेके चला जाएगा। उसके लिए क्या है, कभी भी फंड की रिक्वायरमेंट होगी तो वो थ्रू द बैंक, थ्रू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पैसा लेकर के अपने बिजनेस को और एक्सपेंशन और ग्रोथ में इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जैसा हमने कम्युनिकेशन वाले पार्ट में बात की थी, हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या है कि ये कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन की बाधाओं को भी खत्म कर देता है थ्रू द एडवर्टाइजिंग। जब हम अपने गुड्स की एडवर्टाइजिंग करेंगे, लोगों को अवेयर कराएंगे गुड्स के बारे में, तो वो हिंड्रेंस ऑफ कम्युनिकेशन, लोग इंफॉर्मेशन खत्म कर देगा, क्योंकि लोग उसके बारे में जानेंगे थ्रू द एडवर्टाइजिंग, तो जिससे वो गुड्स के बारे में अवेयर हो जाएंगे। तो ओवरऑल कहने का मीन्स क्या है कि जो कॉमर्स है, जहां पर ट्रेड का क्या नाम है उसका, इंडस्ट्रीज का वर्क खत्म हो जाता है, वहां से कॉमर्स का वर्क स्टार्ट होता है और वो तरह तरह से अलग अलग वे में जाकर के बिजनेस को फैसिलिटेट करता है। जब हमारा जो बिजनेस है वो दोनों चीजों से मिलकर के ही कंप्लीट होता है। अगर हम बिजनेस की डेफिनेशन लेकर के चले तो इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स
इक्वल टू बिजनेस।